देखिए फॉर्मूला क्लास 2 जिसमें कि आप क्लास 1 में पढ़े थे, ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला 39 नंबर्स तक आपको लिखा गया था ट्रिगो में, और अलजेब्रा में बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला और है वो ऐड करेंगे, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लेंगे। तो देखिए 40 नंबर जो आपका ये ट्रिगो के पार्ट से 39 तक हो गया था, और उसी में आपको जो है ना 40 नंबर को लिखना है। तो a बाय साइन a इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c। जहां पर क्या है, ये स्मॉल ABC जो है ना ये आपको भुजा की लंबाई है, और ABC जो कैपिटल में लिखा हुआ ना ये सभी आपका कोण है, एंगल जो बोलते हैं ऐसा। तो ये हो गया आपको, इसको साइन फॉर्मूला के रूप से हम लोग जानते हैं, ये आपका साइन फॉर्मूला हो गया, साइन सूत्र। इसका यूज हम लोग जो करते हैं कहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ट्रायंगल में दो भुजा दे दिया है और आपको एक एंगल A दे दिया, बोलेगा कि एंगल B कितना होगा, तो वो निकल जाएगा उसी प्रकार से ऐसे, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लिखते हैं इस जगह पर cos A, एंगल है इसलिए हम कैपिटल A दिखा रहे हैं, भुजा को स्मॉल ABC से दिखाते हैं। अब यहाँ cos A जब लिखिएगा तो ये आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में यहाँ से बढ़ा देंगे A स्क्वायर, और इस जगह से 2BC। इसी प्रकार से अगर आप cos B लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ये C स्क्वायर लिखिएगा, A स्क्वायर लिखिएगा, माइनस में B स्क्वायर लिखिएगा, और बट्टा में इस जगह से आपका 2CA। और जब यहाँ से cos C लिखना चाहेंगे तो आपका B स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर और माइनस में C स्क्वायर, और बट्टा में 2AB, चाहे BA जो भी लिखे ऐसा करके। तो ये आपको कोसाइन फॉर्मूला कहलाता है, वो साइन फॉर्मूला, और ये आपका कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इन सभी का यूज जो हम लोग करेंगे जब एंगल साइड ये सब दिया रहता है तो उस वक्त में, ठीक है। तो cos A का मान B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC लिख दीजिएगा। cos B का मान A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और बाय में 2AC लिख दीजिएगा। उसी प्रकार cos C का मान B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस में C स्क्वायर बाय में 2AB लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 42 को लेकर। देखिए इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है, एक खंभा है और इस खंभे के एक ही तरफ में यहाँ पर एंगल अल्फा दिया और यहाँ एंगल बीटा दिया, ठीक है। और आपका ये दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस d है और ये h से डिनोट होगा, तो इसके बीच में एक रिलेशन बन जाता है जो लिखाता है d बराबर h ब्रैकेट कॉट अल्फा और माइनस में कॉट बीटा। जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूला से आपका आराम से इस तरह का क्वेश्चन डील होता है। 43 में क्या है, एक खंभे के विपरीत तरफ में एंगल ऑफ एलिवेशन है, जैसे ये अल्फा है और ये बीटा है और ये h है और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का d होगा। तो इस कंडीशन में जब आप d लेते हैं तो d बराबर h कॉट अल्फा और प्लस में कॉट बीटा हो जाता है। हम सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला लगातार आपको क्लास लेकर के एक जगह कलेक्ट करा देंगे। तो आपका क्लास 1 जो वीडियो 1 था उसमें हम लोग आपका अलजेब्रा का सारा फार्मूला लिखे थे और ट्रिगो का ऑलमोस्ट लिख लेते थे, 2-4 बच गया था जो यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो ये 42 43 हो गया। अब आते हैं 44 नंबर पर। देखिए तो 44 नंबर में आपका सिचुएशन ऐसा बनता है जिसमें एक भवन होता है, बिल्डिंग, और उसके ऊपर में आपको हम दिखा देता है ऐसे करके, ये इस जगह से ये चिमनी है, ठीक है ऐसा। और तब यहां पर आपको ऐसे करते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा बन जाता है। ये अल्फा है और ये पूरा जो होगा ऐसे वो आपका बीटा होगा। तो इस जगह पर आप जो है ना चिमनी की ऊंचाई जो निकालते हैं इसके लिए सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, भवन की ऊंचाई और यहाँ पर 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा और बट्टा में यहाँ पर 10 अल्फा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए। और आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया है, पूछा जाता भी है। चलिए एक और बनता है फिगर इस प्रकार से, ये बड़ा खंभा ये छोटा खंभा और ऐसे करते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा और यहां से ये स्मॉल h और ये कैपिटल H ऐसा। तो इस जगह से भी आप h बराबर में h कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा
और बट्टा में यहाँ से कॉट अल्फा लिख देते हैं, तो ये आपको जो है आंसर दे देता है इस तरह के सिचुएशन के लिए। तो बोले ये क्या है, एक बड़े खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण एक छोटे खंभे के शीर्ष से अल्फा है और बेस से बीटा है, तो उस जगह पर आप कैपिटल H बराबर H कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा और बट्टा में कॉट अल्फा लिखते हैं। तो चलिए जल्दी से उतारिए। ये 45 नंबर तक आपका जो है ये सिचुएशन डील कर दिया गया और 45 नंबर के बाद में हम आराम से इसको जो है डील कर सकते हैं। जब यहां से हम 10 में लेकर के जाना चाहेंगे तो इसीलिए इसको केवल हम लोग यहां पर शेप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये चीज। अब बोलिए जब ऐसे कंडीशन में आपको कैपिटल H निकालना होगा, ठीक है, तो आप यहां से कॉट अल्फा लिखते हैं और इसी जगह से कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा लिख देते हैं, ऐसे करके, है ना। तो ये आपका जो है एक सिचुएशन बन गया कि कैपिटल H ये जो निकालना है वो स्मॉल h होगा, इनटू में कॉट अल्फा होगा और बट्टा में कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इसके विपरीत में ये फॉर्मूला आपका आता है। तो ये पहले जल्दी से नोट करिए, 4 फॉर्मूला से आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो इसे इसमें लिखिए, छोटे खंभे के शीर्ष से बड़े खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा और छोटे खंभे के आधार से बड़े खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बीटा होगा। तो कैपिटल H बराबर में H कॉट अल्फा बाय में कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा लिख देंगे। ये आपका 45 फॉर्मूला हो गया ट्रिगो से। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और उसमें जो फॉर्मूला लाएंगे वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाएंगे। तो यहां देख सकते हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए 4 फॉर्मूला दिया गया। चिमनी बराबर भवन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा बाय 10 अल्फा और यहां पर कैपिटल H स्मॉल h है, कॉट अल्फा बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। चलिए अब आ जाइए आप जो है इसके अगले सिचुएशन पर, जिसमें यहां पर आपका लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बोले ये आपका निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है, जिससे रेलवे में और एसएससी में दोनों जगह पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और सीडीएस में, सीपीओ में। सीपीओ तो एसएससी का ही एक पार्ट है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को जो कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके लिए सबसे पहला ये कि अगर आप यहां से इसको 4 हिस्से में बांटते हैं तो यहां पर आप जो है इसको y लिखते हैं, ये x है, यहां पर x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। अब ये जो ओरिजिन कहलाता है, मीनिंग जहां पर आपका पहला पॉइंट, इसमें x एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में x अक्ष बोलते हैं, तथा यहां पर आपका y एक्सिस हिंदी में y अक्ष, और इसके है ना के कटान बिंदु जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, कटान बिंदु मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। कटान बिंदु का जब आप निर्देशांक लेंगे, है ना, तो वो आपको बन जाएगा निर्देशांक 0,0। देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है, छोटी ब्रैकेट दीजिएगा और आपको 2 मान के बीच में कॉमा दिया जाता है, तो ये 0,0 बोला जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स 0,0। अब देखिए ये पॉजिटिव चलता है इधर में, ये क्या है +1 +2, ये भी क्या है +1 +2, ये क्या है -1 -2, ये क्या है -1 -2। इसीलिए पहला क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु होगा उसका साइन जो चलेगा ना वो प्लस से चलेगा। दूसरा क्वाड्रेंट में पहले x बोला जाता है, इसलिए माइनस प्लस, फिर इसमें माइनस तीसरा क्वाड्रेंट में, और चौथा में जो बिंदु होगा उसमें प्लस और माइनस मिलेगा। पहला क्वाड्रेंट जो आपका 0 से 90 डिग्री का ये दिख रहा पहला क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, उसमें जो भी बिंदु यहाँ हो, यहाँ कहीं भी बिंदु ऐसे दिखाएंगे ना, उसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स जो बोलते हैं वो पॉजिटिव होता है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसमें आपका नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये आपका जो है एक पॉइंट ये भी हो गया। चलिए अब हम इसी में दूसरा पॉइंट लिखते हैं। देखिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, x अक्ष पर उस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। मीनिंग x अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु लेंगे तो उसका y दूरी 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। और इसी प्रकार से तीसरा में अगर आप y अक्ष पर जाएंगे तो y अक्ष पर स्थित बिंदु, जो भी बिंदु y अक्ष पर होगा ना, बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा, x निर्देशांक 0 होगा, ठीक है, 0 होता है।
तो ये लगातार आप कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। आप 3 पॉइंट यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब चौथा पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको जो ना एक हो जाता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, और एक होता है ऑर्डिनेट, है ना। तो आपका एब्सिसा मीन्स भुज होता है और ऑर्डिनेट मीन्स कोटि होता है। तो ये आपका क्या है, जो x दूरी होता है ना उसी को हम भुज बोलते हैं, और जो y दूरी होता है वो उसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि एब्सिसा मीन्स भुज हो गया, x दूरी को भुज बोलेंगे और y दूरी को कोटि बोलेंगे, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ये आपका 4 पॉइंट यहाँ पर आ चुका। अब हम आते हैं 5वां पॉइंट को लेकर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 5वां पॉइंट। तो ये अब यहां पर क्या बन रहा है कि बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं मूल बिंदु ओरिजिन से दूरी बराबर, बोलिए एक बिंदु है जो एक्स वाई है और कोऑर्डिनेट्स उसका, वो मूल बिंदु से कितना दूरी होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको इस पर क्वेश्चन दिया जाता है। फिर यहां पर हम लिखते हैं कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 ऐसा, ठीक है, ये के बीच की दूरी। अब इसके बीच की दूरी जब आप निकालेंगे तो यहां पर लिखेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट हो जाएगा ऐसे। यहां पे या में आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे करके या में x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट ऐसा। तो यहां पर या में लिख दिया गया है ये भी फॉर्मूला। तो किसी किताब में फर्स्ट वाला दिखेगा फॉर्मूला, किसी में सेकंड वाला, दोनों ही फॉर्मूला इक्वली सही है, इसलिए इसमें कोई भी फॉर्मूला को गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के मध्य बिंदु, जो मिड पॉइंट बोलते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक मीन्स कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक भी बोलते हैं, नियामक भी बोलते हैं। तो आप दोनों शब्द में कोई एक लिख सकते हैं। नियामक आपको क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मैंने कहा दो बिंदु को मिलाने से जो सरल रेखा बनेगा उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना था। तो दोनों x को जोड़कर 2 से भाग, दोनों y को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। तो चलिए आप 7 नंबर तक लिख चुके, अगला आते हैं 8 नंबर पर। यह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला दिया जा रहा है। अब देखिए यहां पर जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ऐसा आता है कि x1 y1 है एक बिंदु, x2 y2 है दूसरा बिंदु, और इसको जब मिलाया जाएगा ऐसे तो इसी में एक बिंदु यहां पर है जो उसको mn के अनुपात में अंतः विभाजित किया। ये जो है ना अंतः विभाजन है, चूंकि उसके अंदर में कहीं पर है तो अंतः विभाजन है, ठीक है ऐसे। तो इस कंडीशन में इस बिंदु का, जैसे हम आपको लिखाते हैं ए बी और ये सी है सपोज, तो बिंदु सी का निर्देशांक जो होगा वो कैसे निकलेगा वो आपको दिखा रहे हैं। तो लिखाता है mx2 प्लस में nx1 अब बट्टा में m प्लस n और फिर यहां से my2 और प्लस में ny1 और बट्टा में m प्लस n ऐसा। तो ये आपका जो है अंतः विभाजन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसी में हम आपको दिखाते हैं कि x1 y1 आपका एक बिंदु है और यहां से फिर बढ़ेंगे x2 y2 एक बिंदु होगा और तब यहां पर एक बिंदु आपका जो है ना C आएगा, इस बार यहां पर ऐसे C। तो इस बिंदु में यहां पर n अनुपात n में ये बाह्य विभाजन, जैसे ये अंतः विभाजन था ना, तो देखिए इसके बाहर में एक बिंदु है तो इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन।
एक्सटीरियर डिवीजन होता है, ठीक है, बाह्य विभाजन। तो ये जब बाह्य विभाजन होगा तो इस कंडीशन में आप जो है बिंदु सी का निर्देशांक जो लेंगे उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन साइन इसमें माइनस बन जाएगा। तो mx2 माइनस में nx1 बट्टा में m माइनस n लिखेगा, और यहाँ पर my2 माइनस में ny1 और बट्टा में फिर यहाँ से m माइनस n होगा। पहले अंतर विभाजन में आपका प्लस का साइन चलेगा और बाह्य विभाजन में माइनस का साइन चलेगा, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब 9 के बाद आते हैं 10 नंबर पर, ठीक है। देखिए 10 नंबर में फिर आपका जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए आपको x1 y1 है एक बिंदु, x2 y2 है दूसरा बिंदु, और x3 y3 है तीसरा बिंदु। तो ये तीनों बिंदु को मिला देने से आपका एक ट्रायंगल बन गया ABC ऐसे। तो बोलेगा इसका जो सेंट्रॉयड होगा, G से डिनोट करते हैं ग्रेविटी या सेंट्रॉयड, तो हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो आज सेंट्रॉयड जब निकालेंगे उस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे तीनों x को जोड़कर 3 से भाग और तीनों y को जोड़ करके 3 से भाग। तो कभी भी आपके एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु का कोऑर्डिनेट्स देगा और क्वेश्चन बोलेगा उसका केंद्रक बताइए, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से उसका केंद्रक निकाल लेंगे। और 11 नंबर फॉर्मूला में इसी प्रकार का एक सिचुएशन और आपको दिखाते हैं, जिसमें कि ये x1 y1 होगा, ये आपका x2 और y2 होगा, और फिर यहां पर आपका c x3 y3 होगा। और तब यहाँ कैपिटल ए के सामने का भुजा को स्मॉल ए बोलेंगे, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, ये भुजा की लंबाई है। तो इस जगह पर आपका अंतः केंद्र बन जाता है, अंतः केंद्र इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। और इसके लिए जब आप लिखेंगे तो a x1 होगा, b x2 होगा, b x2, और फिर यहां से आपका जो है c x3 होगा, और बट्टा में a प्लस बी प्लस सी होगा। सभी फॉर्मूला पे जब आप क्लास करेंगे और क्वेश्चन आएगा तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो कोई भी फॉर्मूला टफ नहीं है, अभी आपको टफ लगेगा सुनने में, ठीक है। a y1 b y2 c y3 और बट्टा में a प्लस बी प्लस सी, ऐसा। तो ये सभी फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना, रिवाइंड करके भी आप इसको देख करके, है ना, उसको नोट करेंगे। और आपको हम यहाँ पर लिखा रहे हैं, मेरे पैरेलल में आप नोट भी करते चले जाइए तो अच्छा रहेगा। और जहाँ दिक्कत हो तो आप उसको फिर से देख करके नोट करेंगे। तो ये आपको जो है ना 11 फॉर्मूला हम लोग लिख लिए और अंतः केंद्र तक आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 12वां फॉर्मूला लेते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, और यहां से आपका ये x1 y1 तो है ही, यहां से आपका जो है x2 y2 है, और यहां से आपका x3 y3 है। अब इस जगह पर इस ट्रायंगल का आपसे क्षेत्रफल पूछ देता है, एरिया, है ना। तो तीनों शीर्ष बिंदु देकर जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे यहां पर हाफ, और यहां से x1 y2 माइनस में y3, ध्यान से देख करके लिखते जाइए, y2 माइनस y3, ठीक है, ऐसे। और फिर यहां से x2 होगा, y3 माइनस में y1, और फिर यहां से x3 होगा और y1 माइनस में y2 होगा। तो चलिए एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब 12 के बाद 13 नंबर में लिखा जा रहा है कि अगर जैसे बोलता, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे x3 y3, ये आपको बोलते हैं एक रेखीय होगा, मानिए ये 3 बिंदु है, जैसे एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, ये एक रेखीय होगा, इसको बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर, एक रेखीय होगा, मीनिंग है एक ही सरल रेखा पर होगा, जैसे ऐसे करके ना, एक ही सरल रेखा पर तीनों बिंदु होगा यदि, अब क्या है, यदि में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो आपका एरिया का फॉर्मूला निकल गया, और फिर यहां पर आप देख रहे हैं कोलिनियर बनने का फॉर्मूला भी निकल गया। तो आप 13 नंबर फॉर्मूला तक अभी आ चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए 14 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए, बोले जब हम यहां पर x1 y1 तथा
x2 y2 को मिलाने पर बनी सरल रेखा, एक रेखा बन जाएगा, उसकी ढाल इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, वो निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया। और स्लोप इसी प्रकार से ऐसे बनता है जैसे ये हो गया ना, ऐसे करके ये रेखा है, यहाँ पर थीटा देंगे, है ना, ऐसे, तो स्लोप इसका भी निकलता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा में अभी आते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से बनी सरल रेखा की ढाल मीन्स स्लोप ये बराबर माइनस में a अपॉन बी। तो ये आपका हो गया, जब एक सरल रेखा है उसका आपको स्लोप निकालना है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए अब एक आ जाता है इसी प्रकार से, ये भी लिखा दिए, ये भी लिखा दे रही है। जब यहां पर आपका एंगल बनता है तो उसके लिए भी स्लोप जो बनता है आप ढाल लिख सकते हैं, वो tan थीटा से बन जाता है। अगर एंगल दिया रहे तब स्लोप निकालना है तो वो आपको tan थीटा से निकल जाएगा। तो स्लोप का 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां पर 16 के बाद में 17 के लिए आपको जो ना, हम यहां पर एक सरल रेखा का समीकरण बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सरल रेखा का समीकरण जो बनता है वो समीकरण कैसे बनता है वो चीज देखिए। तो बोले y माइनस में y1 और यहाँ m लिख सकते हैं स्लोप, या आप y2 माइनस y1 स्लोप का फॉर्मूला लिख देंगे, x2 माइनस x1 और फिर यहाँ से x माइनस में x1 लिखेंगे। तो ये आपको सरल रेखा का समीकरण बनेगा। तो सरल रेखा का समीकरण 17 में एक पॉइंट a बन गया, एक पॉइंट b भी लिख सकते हैं, जो y बराबर में mx और प्लस में c होता है। तो इससे भी बनता है। और इस जगह पर ये रहेगा, ये रहेगा, यहाँ m केवल आप लिख देंगे, वो भी बनेगा, क्योंकि ये स्लोप जो है ना वो किससे डिनोट होता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो स्लोप इज डिनोटेड बाय m, स्लोप इज डिनोटेड बाय m, और यहाँ भी स्लोप इज डिनोटेड बाय m, है ना। तो m क्या है? स्लोप होता है, ढाल होता है। तो चलिए आप 17 नंबर फॉर्मूला तक नोट कर लीजिए। 17 तक हम लोग आ चुके हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। अठारह पर आइए। बोले ये x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने से बनी रेखा, मिलाने से बनी रेखा का x अक्ष पर विभाजन बराबर माइनस y1 बाय y2 लिख लीजिए। x अक्ष पर विभाजन बराबर में माइनस y1 बाय y2। क्या लिखा हुआ है? 18 नंबर, x1 y1 एक बिंदु का कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 भी एक बिंदु का कोऑर्डिनेट्स है, और तब आपसे वहां पर बोला कि इसको मिलाएंगे तो एक सरल रेखा आपका बनेगा। उस सरल रेखा का अगर आप x अक्ष पर विभाजन करते हैं तो x अक्ष पर विभाजन माइनस y1 बाय y2 होगा, और उसी का अगर आप y अक्ष पर विभाजन करेंगे, है ना, आप यहां पर लिखते हैं तथा y अक्ष पर विभाजन अगर लेना होगा, y अक्ष पर विभाजन, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस में x1 और बाय में x2। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला है, मींस बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन को बहुत इजी कर देता है। इसलिए इस फॉर्मूला में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इन सारे फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर में क्या आता है, जैसे देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और इसी पर एक सरल रेखा आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये ऐसे करके सरल रेखा जाएगा, और सरल रेखा क्या है? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 है। तो इसका पॉइंट क्या है कि एक सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा, है ना, ये 0, और यहीं पर लिख देते हैं तथा x अक्ष और y अक्ष के अवरुद्ध अंश की लंबाई,
अवरुद्ध अंश की लंबाई, ऐसा बराबर में लिखाता है c/a का स्क्वायर और यहां पर प्लस c/b का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट कर दीजिएगा। अर्थ क्या निकला, यहां से लेकर यहां का यही लंबाई इस फॉर्मूला से इजीली निकल जाता है। तो एक सरल रेखा की x अक्ष और y अक्ष के बीच की दूरी, वही बोलता है अवरुद्ध अंश की लंबाई, तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसी कंडीशन से आप जो है ऐसे सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब देखिए 19 के बाद में 20 नंबर पॉइंट का लैंग्वेज होगा। दो सरल रेखा a1x प्लस b1y और प्लस में c1 बराबर 0 तथा ऐसे a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर 0, है ना, 0 के कटान बिंदु मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटान बिंदु का निर्देशांक, कटान बिंदु का निर्देशांक जो आपका कोऑर्डिनेट्स होता है, निर्देशांक, ये प्राप्त करने के लिए, ठीक है, निर्देशांक प्राप्त करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करके x तथा y का मान प्राप्त किया जाता है तथा वही xy, है ना, उस कटान बिंदु का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, कटान बिंदु का निर्देशांक होता है। चलिए अब ये 20 नंबर तक आपको आज लिखा दिया गया और इसका अर्थ क्या है कि दो सरल रेखा अगर इस जगह पर आपका कट करे तो ये जो कटान बिंदु बना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट्स आप निकालते हैं। दोनों का जो समीकरण है ये और ये जो दिख रहा है आपका, इससे एक्स वाई का मान निकल जाएगा और वही एक्स वाई जो है आपका इस बिंदु का कोऑर्डिनेट्स होता है। तो देखिए आज आप 20 फॉर्मूला यहां पर लिख चुके हैं और याद रखिएगा कि हम सारे चैप्टर का, जैसे आपको फॉर्मूला क्लास 1 में अलजेब्रा का पूरा फॉर्मूला लिखा दिया, जो आपको कोई भी एग्जामिनेशन में उतना ही फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया जाएगा। ट्रिगो का फॉर्मूला आपको लिखा दिए क्लास 1 वाले में ही, उसके बाद में आज वाले में आप कोऑर्डिनेट का देखें, लेकिन कोऑर्डिनेट अभी और इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का और फॉर्मूला बढ़ेगा, अभी 20 फॉर्मूला तक हम लोग लिखे, 21 से फिर आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। फॉर्मूला क्लास 3 में हम लोग कोऑर्डिनेट का रिमेनिंग हिस्सा लेंगे और उसके आगे में हम लोग जो है ना ज्योमेट्री का भी उसमें फिर जोड़ लेंगे। तो वो क्लास में आपका फॉर्मूला 3 वाले में आपका कोऑर्डिनेट का रिमेनिंग और ज्योमेट्री का जो है वो चीज आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो मेंसुरेशन का लेंगे, इसी प्रकार से टाइम एंड वर्क का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो धीरे धीरे सारा एवरेज का, रेशियो का, है ना, जितना भी फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स का, है ना, वो सारा फॉर्मूला आपको जो है कंपाइल करा दिया जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को बार बार देख लीजिए। एक जगह पर आप अगर नोट कर रहे हैं तो कलेक्शन भी हो जाएगा और जितना फॉर्मूला हम दिखाएंगे, क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस में, रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन देंगे तो इसी फॉर्मूला के यूज से क्वेश्चन बनता है। इसलिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको और नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस क्लास को अच्छे से आप जो है अटेंड करिए और इन सारे को जो है जरूर कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो अनगिनत है, हम लोगों को जितने से मतलब है ना वो हम आपको यहां पर एक जगह पर कंपाइल करा दे रहे हैं। आइए।